बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, तीन बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनके हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। एक तो ये कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब क्यों बेचैन है और आज बड़ों बड़ों का जो भांडा है वो फूट गया है, कुछ तफसीलात आपसे शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर सेनेट में जो करारदाद मंजूर हुई है इलेक्शन मुलतवी कराने के हवाले से, इस करारदाद के हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि कैसे अचानक से करारदाद मंजूर हो गई, किसने मंजूर की, क्या पीटीआई ने भी इसके हक में वोट दिया, चल क्या रहा है। एक तरफ तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का फैसला है कि 8 तारीख को तो लाजमी इलेक्शन होंगे, ये पत्थर पर लकीर है। लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट वही काम चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ कर रही है जो कि उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के साथ किया था। तो चीफ जस्टिस के साथ क्या होने जा रहा है, पार्लियामेंट क्या करेगी, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं। और आखिर में नाजरीन, आज जो केस की समात हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ताहियात नाअहली के हवाले से, इसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह कैसे आमने सामने हैं और कैसे जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनके कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस ने जो है ये ताहियात नाअहली का जो मामला है इन पर कई सवालात उठा दिए हैं। और आज क्यों मैंने मुझे ये लगा, जो कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो सवालात उठाए उनको ना सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जवाब दे रहे थे, बल्कि एक किस्म का वो ये कह रहे थे कि ठीक है, जो कुछ हो गया उस मामले को छोड़ो, बस ताहियात नाअहली जो है वो खत्म करनी है। तो एक दो अहम पॉइंट्स हैं इस हवाले से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो आगाज करते हैं जी कि जो पार्लियामेंट के अंदर आज हुआ, सेनेट में जो करारदाद मंजूर हुई। अच्छा, करारदाद कैसे मंजूर हुई, क्या सारा ये मामला हुआ, इस पर ये मैंने जो हमारे उधर के ही रिपोर्टर हैं उनसे मैंने डिटेल्स पूछी है, तो उन्होंने ये वॉइस मैसेज मुझे भेजा है। ये मैं आपके सामने जो है वो रखता हूँ। इसमें तो तकरीबन जब ये पेश की गई ना दिलावर खान की तरफ से जो आजाद उम्मीदवार हैं, पहले नॉन लिखे थे, वो आपके पास आपके लिए ये खबर होगी कि पहले नॉन लिखे थे, अब आजाद उम्मीदवार हैं और आजाद उम्मीदवारों ने ही काफी हद तक इसको सपोर्ट किया है करारदाद को। तो यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ने करना यूज किया है आजाद उम्मीदवारों का, किसी पार्टी को बदनाम कराने की कोशिश नहीं की। और ये हुआ है कि दिलावर खान ने करारदाद पेश की, उसने 3 जवाब पेश किए। एक जवाब ये पेश किया कि ये टाक भी कर रहा है भाई। अच्छा बार उसने ये जवाब पेश किया कि मुल्क की सिक्योरिटी के मुताबिक हालात साजगार नहीं है, बहुत से कुर्बानियाँ और दहशतगर्दी हो रही है, कई जगहों में मौसम ठीक नहीं है, तो टर्न आउट ठीक नहीं होगा। ये 2-3 उसने बातें की हैं और दूसरे ने कोरोना की वबा का नाम लिया। कोरोना वबा बहुत तेजी से फैली हुई है। और जावर खान ने पेश किया, उसके बाद उसकी हमायत की हिदायतुल्लाह ने, वो भी गालमन आजाद उम्मीदवार है। उसके बाद प्रिंस उमर अहमद सही ने इसकी हक में बात की और हिदायतुल्लाह ने भी हाँ इसके हक में बात की। 3 हो गए। और पीटीआई के जो गुरदीप सिंह थे गालमन उस वक्त वो कहते हैं कि वो क्लेम करते हैं, कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने इसकी मुखालफत की, लेकिन बाद में अभी हमने सिर्फ फ़ोन पे बात की तो उसने कहा मैंने मुखालफत की है। लेकिन जो उन लोगों ने ऐनी शायद है वो ये कहते हैं उसने उस वक्त फौरी तौर पर मुखालफत नहीं की, पर पीटीआई की तरफ से एक गुरदीप सिंह की तरफ से मुखालफत की गई है और नून लीग ने खुलकर मुखालफत की है। पीपल्स पार्टी का कोई बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन एक दोस्त ये कहता है कि बरहमान तंगी मौजूद था और उसकी तरफ से ये जो है इसकी मुखालफत की गई है। तो ये वहां पर रैली में जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ, हकीकत या क्या थी वो आपने सुनी। अच्छा, अब यहाँ पर बड़े अहम सवालात उठ चुके हैं इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और सेनेट को लेकर। एक तो ये है कि रिमार्क्स के अंदर बहुत सारे केसेस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बार बार ये कहते आए हैं कि पार्लियामान जो है वो बालादस्त है, जो पार्लियामान कहेगी वो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो कानून साजी होगी, आइन साजी होगी, पार्लियामान बालादस्त है, सुप्रीम कोर्ट उसके मुकाबले में नीचे है और पार्लियामान ऊपर है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में भी बार बार काजी फायसा साहब ने ये जो है वो रिमार्क्स दिए और उसमें हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में जो अमेंडमेंट वहां से हुई थी जो कि आईनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकती थी, उसको एंडोर्स किया, यानी कि उसको ठीक करार दिया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में। लेकिन अब सवाल ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब का अपना फैसला है कि 8 तारीख को इंतखाबात होंगे। एक नहीं, दो मरतबा उन्होंने कहा, मतलब डिफरेंट ओकेजन में। एक तो पहले फैसला दिया और फिर जब इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हो रहा था तो तब भी उन्होंने दोबारा फैसला दिया। तो अब चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब क्या करेंगे, क्या अब पार्लियामान बालादस्त है और क्या काजी फायसा साहब सेनेट की इस करारदाद को मंजूर करेंगे और इलेक्शन डिले होंगे। तो वही चीजें जो चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब माजी में करते रहे या लेटर्स लिखते रहे या उस वक्त
साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जब चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त चीफ काजी फायज ईसा साहब जो थे वो लेटर्स लिखते रहे, और ख़ास तौर पर जो इलेक्शन का फैसला उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब ने दिया था, उसमें भी उनका साथ नहीं दिया गया था काजी ग्रुप की जानिब से। तो अब वही चीज़ें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ हो रही हैं। अभी तो खैर आगाज़ है, पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ करारदाद मंजूर हुई है। जो कुछ उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से वहाँ तकरीरें हुई थी उसका तो अभी आगाज ही नहीं हुआ। लेकिन क्या अब काजी फायजा साहब अपने फैसले पर इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे? और क्या अगर वो अपने फैसले पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो अपने रिमार्क्स दिए थे कि पार्लियामेंट बालादस्त है, तो फिर अब पार्लियामेंट कहाँ गई? अब पार्लियामेंट क्यों बालादस्त नहीं है? और अगर इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं तो काजी साहब का अपना जो फैसला है वो फिर कहाँ जाएगा? इसका मतलब है कि वो अपने फैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाएंगे। और माजी का उनका ही किया हुआ उनके सामने किस तरह से अब आ रहा है कि माजी में उन्होंने जो उमर अता बंदयाल साहब की मुखालफत की थी, तो अगर वो वहां पर जजेस या सुप्रीम कोर्ट एक हो जाती और उनके साथ स्टैंड करते, जो कि एक बिल्कुल वो आईनी तौर पर देखा जाए और इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने थोड़ा एक फैसला था, और सुप्रीम कोर्ट एक होती, ग्रुप्स ना होते, तो आज ये जो सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो क्रेडिबिलिटी या वैल्यू गिरी है, ये चीज ना होती। दूसरे नंबर पर नाजरीन, कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज भी जिस तरह से थोक के हिसाब से मुस्तरद हुए थे, इसी तरह से ही आज भी मंजूर बहुत सारे कागजात हुए हैं दर्जनों के हिसाब से। और ये सिलसिला आगे आने वाले कुछ दिनों तक चलता रहेगा। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, इन दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, वो भी सुनाया जाएगा और उस पर भी यही फैसला है कि कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे, क्योंकि कोई उस तरह से रीज़न ही नहीं थी कि कागजात मुस्तरद किए जाते। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एक बड़ा रिलीफ और बड़ी खुशखबरी भी है। इमरान खान साहब की इसी तरह से 90 to 95% कागजात लाजमन मंजूर होंगे। खाली कुछ कागजात इस तरह के होंगे जैसे कि इमरान खान के हैं, लेकिन वो यहाँ से जो फैसला महफूज किया गया है आज, वो फैसला आएगा तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा कि इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी के हवाले से क्या होगा। फिर इसी तरीके से एक और अहम मामला ये है कि उमैर न्याजी साहब को इलेक्शन जो DROs और ROs के हवाले से उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, तो उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने जारी कर दिया था। तो एक और सवाल ये भी है कि क्या अब वो जो सेनेटर साहब हैं उनको भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी होगा, या जिन्होंने करारदाद को जो है वो सपोर्ट किया, मुखालफत नहीं की, उनको भी तौहीन अदालत देंगे? ये भी एक अहम जो सवाल है वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब से इस वक्त हो रहा है, इस वक्त उनके ऊपर उठाया जा रहा है। तो बहरहाल जो बेचैनी है वो भी ओवरऑल इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो ताहयात नाअहली का केस का फैसला था वो महफूज हो चुका है, लेकिन कुछ पॉइंट्स में उसके आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो ये कि दौरान समात ही आज चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने ये रिमार्क्स में भी कहा कि पार्लियामेंट ने 5 साल जो नाअहली है वो तय कर दी है। लेट्स से अगर हम इसको मान भी लेते हैं तो कानून का जो इतलाक है वो माजी से कैसे होगा? यानी कि अगर अभी कानून बन गया है, जाहिर सी बात है कानून तो बाद में बना है, तो उसका इतलाक फिर माजी से कैसे होगा? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल था जो कि आज की प्रोसीडिंग में सामने आया। फिर इसी तरीके से आज जब शुएब शाहीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो कि सबसे आखिर में रोस्टम पर आए, तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने उन्हें ये कहा कि शुएब शाहीन आपको खुशामदीद, यानी कि खुशामदीद कहा, और ये भी कहा कि चलें कोई तो आया है, इंतज़ार था हमें कि सियासी जमातों से भी कोई आए। तो गुड टू सी यू कहने पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से तो बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, बड़ा उसको उछाला गया। तो काजी साहब ने भी तो आज खुशामदीद कह दिया है, और तो इसके ऊपर क्या अब आवाज़ उठेगी कि नहीं उठेगी? बिल्कुल नहीं उठेगी। उस वक्त तो अपने उसमें जो है उन्होंने वो जो सारा प्रोपेगेंडा था मुखालफिन ने वो किया। अच्छा, इसी तरीके से आज की समात में जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो हैं वो आमने सामने रहे और सवालात के जवाबात एक दूसरे को भी देते रहे। वो कैसे जी? एक तो ये जी कि चीफ जस्टिस ने कहा, मैं सियासतदान के किरदार पर डिक्लेरेशन नहीं देता क्योंकि मैं किसी के दिल में झांक कर नहीं बता सकता वो क्या है तो क्या होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, लेकिन जो किरदार से मुतलिक आईनी शिकें मौजूद हैं फिर उनका क्या होगा? फिर इसी तरह से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बोले,
जवाब ये है कि 1973 का आइन बनाने वाले ज्यादा दानिशमंद थे। बाद में कुछ लोग टहलते हुए आए कि चलो आइन में कुछ और डाल दो। उन्होंने कहा कि लोग सर ना उठा लें और ऐसी चीजें लाते हैं जिसको जब दिल चाहा नाअहल कर देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं तो पार्लियामेंट की 18वीं तरमीम पर फंसा हुआ हूँ। यानी कि अगर ये भी बात है तो 18वीं तरमीम में क्यों पार्लियामेंट ने इसकी तौसीक की, इसको फिर वो ख़त्म कर देते। इसका मतलब था कि उनकी मर्जी मंशा शामिल थी, इसी वजह से ही ये बरकरार रहा। नहीं तो 18वीं आईनी तरमीम में आपने इसको भी उड़ा देना था, लेकिन इसको नहीं उड़ाया गया। अच्छा, फिर इसी तरीके से कुछ अहम सवाल मजीद जस्टिस मंसूर अली शाह ने उठाए, वो ये कि पार्लियामेंट ने सिर्फ नाअहली की मुद्दत का तयन किया है, यानी कि इलेक्शन एक्ट के जरिए, लेकिन अभी तक डिक्लेरेशन और तरीकाकार का तयन इसका नहीं किया गया। यानी कि अभी भी पार्लियामेंट ने जो इलेक्शन एक्ट के जरिए 5 साल मुद्दत कर दी है, वो भी अभी उन्होंने डिक्लेरेशन और उसके तरीकाकार के हवाले से कुछ भी नहीं किया। तो ये भी एक अहम सवाल था जो कि उठाया कि यानी कि तरीकाकार से मुराद है, डिक्लेरेशन से मुराद के अगर किसी को नाअहल किया जाना है तो उसमें किस तरह से होगा? क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल रेफर करेगा, ये ट्रायल चलेगा, निचली अदालतें नाअहल करार देंगी, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नाअहल नहीं करार देगी? तो ये चीजें तो पार्लियामान ने शामिल ही नहीं की। यानी कि अपना काम अधूरा उन्होंने किया। अधूरा इस वजह से किया क्योंकि एक शख्स को की नाअहली खत्म करनी थी, तो उसके लिए ये कानून साजी हुई और यही बात शुएब शाहीन ने भी आज अदालत के सामने रखी। अच्छा, इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह के सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा जी कि मंसूर साहब इसका जवाब ये दें कि पार्लियामेंट आइंदा ये भी तय कर लेगी। यानी कि चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने ये अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आप इनको ये जवाब दे दें कि पार्लियामेंट आइंदा ये तय कर लेगी। भाई आइंदा का क्या मतलब? यानी कि जो कोताहियां वगैरह वो बस ठीक है, वो आइंदा तय हो जाएंगी, लेकिन अभी तो ताहियात नाअहली जो है उसे खत्म कर दिया जाए, जो लूज पोल्स वगैरह उनको दुरुस्त नहीं करना। अच्छा, इसी तरीके से आज दौरान समाअत एक और मामला भी पेश आया। मखदूम अली खान ने कहा कि नवाज शरीफ केस में बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ताहियात नाअहल किया गया, हालांकि ऐसा नहीं था। बहरहाल उन्होंने अदालत में यह कहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो शख्स खुद अदालत नहीं आया इसकी वकालत ना करें और इस अदालत में किसी का नाम ना ले। मैं नहीं चाहता कि इस मामले को सियासी रंग दिया जाए, सियासी रंग ना दिया जाए, लेकिन मामला सियासी ही बन चुका हुआ है। अच्छा, फिर इसी तरीके से चीफ जस्टिस और काजी फायद ईसा और मंसूर अली शाह के दरमियान मजीद कुछ जुमलाबाजी हुई, और वो ये कि चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ कहा गया सादा कानून साजी से आईनी तशरी को बदला नहीं जा सकता, मगर हम चाहें तो आईनी तरमीम को कालअदम करार दे देते हैं। जिस पर मंसूर अली शाह ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद भी जो टूल्स आइन में मौजूद हैं हमें इन पर ही इन्हसार करना है। इसी तरह से मंसूर अली शाह ने मजीद कहा कि क्या सादा कानून से आईनी चीज में तब्दीली की जा सकती है, इसका जवाब दें। और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में हमने यही किया, इस सवाल का यही जवाब नहीं। क्या इस सवाल का ही जवाब नहीं? यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सादा कानून साजी से रूल्स में तब्दीली की गई, हालांकि सादा अक्सरियत से नहीं हो सकती थी, आईनी तरमीम जरूरी थी। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अभी भी ये जो इलेक्शन एक्ट है जो सादा उससे आ गया, आईनी तरमीम नहीं की तो उसमें हो गया, तो इसमें भी किया जा सकता है। यानी कि एक किस्म का चीफ जस्टिस काजी फायद साहब के इन रिमार्क्स के बाद ये चीज आप कह सकते हैं कि आइंदा भी अगर किसी ने भी कोई काम करना है जो कि आईनी तरमीम और 2/3 अक्सरियत के साथ किया जा सकता है, उसमें आप सिंपल मेजॉरिटी से कोई भी जमात सिंपल मेजॉरिटी से कानून साजी कर ले और सुप्रीम कोर्ट उसको एंडोर्स भी, 2 केसेस में ये एग्जांपल बन जाएगी कि एंडोर्स कर रही है कि ठीक है वो ऐसा कर सकती है। एक गैर आईनी जो काम है यानी कि आईनी तरमीम चाहिए और सिंपल कानून साजी से वो काम किया जा रहा है, तो ये एक मुस्तकबिल के लिए भी ट्रेंड सेट कर रहे हैं और इसके लिए बाकायदा रिमार्क्स काजी साहब ने दिए। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने यही सवाल उठाया कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक काम गलत हुआ है, तो इसका मतलब है अभी भी हो सकता है और आइंदा भी किया जा सकता है। इसी पर सीनियर सहाफ़ी खालिद जमील साहब ने भी ट्वीट किया कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आइन में तब्दीली पर दूसरी बार मोहर तस्दीक सब्त की गई तो कल को कोई भी हुकूमत महज सादा अक्सरियत से अपनी मर्जी व मंशा के मुताबिक आइनी नक्शा बदलती रहेगी, जो किसी तौर दुरुस्त नहीं। आइन में तब्दीली 2/3 अक्सरियत से होनी चाहिए। तो ये है नाजरीन आज की कार्रवाई और आज की अहम तरीन डेवलपमेंट्स, जिसके बाद बेचैनी भी बढ़ रही है और बहुत सारे लोगों का जो भांडा है
वो भी फूट रहा है। लेकिन कुछ भी हो, आप इमरान खान के हवाले से कुछ भी कर लें, इस वक्त जो फायदा है वो इमरान खान को ही हो रहा है, क्योंकि पब्लिक इमरान खान के ही साथ है। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।